हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि गुप्ता एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल होम लॉजिका में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बट किसी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है। तो आज का टॉपिक मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी घर खरीद लिया है या घर खरीदने की सोच रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आप में से जिन लोगों ने घर ले लिया है या घर लेने वाले हैं, आप देखेंगे इस प्रोसेस में मेनली 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहला डेवलपर, बिल्डर या जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरा आप खुद जो एज ए बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और तीसरा एंड मेनली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि पार्ट रहने वाला है वो है बैंक, जिस बैंक के थ्रू आप लोन के से ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। अब मेनली देखा जाए तो 95% तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होम लोन के थ्रू ही परचेज की जाती हैं। इसके मेनली कई रीजंस होते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती है, उसके अलावा टैक्स बेनिफिट एंड अदर फीचर्स की वजह से भी, जो कि ईजी ईएमआई का ऑप्शन रहता है, एक अमाउंट का बर्डन नहीं होता अपने सर पे कि इतना अमाउंट हमें एक साथ देना है। इन सब कारणों से लोग होम लोन के लिए जाना पसंद करते हैं। हमें से बहुत से लोग होम लोन लेने के बाद सिर्फ उसकी ईएमआई भरते रहते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है या उसके टेन्योर्स बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से हमें जो कैलकुलेशन की रहती है कि हमें इतना अमाउंट उनको रीपे करना होगा, उससे कहीं ज़्यादा एंड में हम उनको रीपे करते हैं। इससे बचने के लिए और इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट हो, इसी के ऊपर मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम पॉइंट टू पॉइंट इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, होम लोन कितना मिलता है, किसे मिलता है और कैसे मिलता है। तो होम लोन डिपेंड करता है आपकी इनकम लेवल पे। आप चाहे सैलराइड हो या फिर आप एक इंडिविजुअल एज ए बिजनेस ओनर हो, आपकी इनकम इन जो भी अमाउंट है, अब यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए 1 लाख रुपए की टेक होम सैलरी या इनकम ले लेते हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्सेस एंड योर एक्सपेंसेस। अगर कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है तो उसको भी माइनस करने के बाद जो टेक होम आपको मिलता है उस अमाउंट का 60% मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख रुपीज़। सपोज 1 लाख रुपीज़ आपकी इनकम है तो उसका 60% होता है 60,000 रुपीज़। एंड 60,000 का मतलब हुआ आपको 60 लाख तक का अमाउंट सैंक्शन हो सकता है। बट इसमें सेकंड पार्ट है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 to 90% तक अप्रॉक्सीमेटली बैंक्स आपको लोन देते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है तो उसका 80% होता है 40 लाख से लेके 45 लाख रुपीज़। तो दोनों में जो भी लोअर साइड होगा वही आपको अमाउंट ऑफर किया जाएगा। दूसरा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर और लेस इस समय सभी बैंक्स का 6.7% चल रहा है। हाँ, अगर इसमें को एप्लीकेंट लेडी या फीमेल एडेड है या सिर्फ एक फीमेल लोन ले रही है तो 0.05% का आपको और डिस्काउंट मिलता है। तो सपोज 6.70 का रेट चल रहा है तो आपके लिए अगर आपकी वाइफ इसमें को एप्लीकेंट होगी तो 6.65% का हो जाता है। तीसरा, आपको लोन का टेन्योर क्या रहता है। तो आपकी रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज। अगर आपकी करंट एज इस समय 30 ईयर्स है और आपका रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स हम पकड़ते हैं तो 60 माइनस 30 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर आपको मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे पॉइंट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोन लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको बैंक को एज ए फी पे करनी होती है। तो उन्हीं चार्जेस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहने वाला है इसमें वो प्रोसेसिंग फीस का है। बैंक यहाँ पे 3,500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का एज ए प्रोसेसिंग फ़ी आपसे चार्ज कर सकते हैं। ये आपको होम लोन अप्लाई करने के साथ पे करना होता है। होम लोन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है लोन अप्लाई करने के बाद सैंक्शन होना और दूसरा होता है उसका डिसबर्समेंट लेना। आप सैंक्शन विदाउट प्रॉपर्टी कॉस्ट जाने भी करा सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। जैसा कि हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, 1 लाख की इनकम पे आपका अमाउंट जो सैंक्शन हो सकता है दैट इज 60 लाख रुपीज़। तो 60 लाख रुपीज़ का सैंक्शन लेने के लिए आपको 3,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की अलग अलग बैंक्स की अलग अलग फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ सकती है।
दूसरा, जब आप डिसबर्समेंट के लिए जाएंगे तब देखा जाएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और उसका 80% या आपका अमाउंट जो दोनों में से कम होगा वो डिसबर्स किया जाएगा। डिसबर्समेंट के समय आपको 3 और चार्जेस यहाँ पर पे करने होंगे। दूसरा चार्ज है गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी का, जो कि रहेगा 0.3% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद तीसरा चार्ज रहेगा नोटिस ऑफ इंटीमेशन, जिसका चार्जेस हैं 0.05% और 15,000 विच एवर इज लोअर, वही चार्ज आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा फ्रैंकिंग के भी चार्जेस रहते हैं जो कि 318 रुपये का फिलहाल चार्ज किया जाता है। सो ये 3 चार्जेस आपको एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट चार्ज किया जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपका लोन 50 लाख का रहने वाला है तो उसमें करीब 34,000 रुपीज़ तक के बैंक के अलग से चार्जेस होते हैं जो आपसे अप फ्रंटली चेक के थ्रू लिए जाते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी होम लॉजिका का टाई अप मल्टीपल बैंक्स के साथ भी है। तो हम हमारे कस्टमर्स को जो हमारे थ्रू लोन करना चाहते हैं, सिर्फ लोन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। हम इसमें प्रोसेसिंग फीस आपको वेव ऑफ करके देंगे, प्लस जो मिनिमम रेट रहेगा बैंक का वो आपको हम इसमें कंसिडर करा के देंगे। तीसरा पॉइंट, होम लोन का डिसबर्समेंट। नाउ डिसबर्समेंट, अभी हमने लोन के लिए अप्लाई किया और हमने समझ लिया कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा। नाउ हम तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है बैंक अपना पैसा सामने वाले बिल्डर या जिस पार्टी से आपने प्रॉपर्टी लिया उसको छोड़ता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से डिसबर्समेंट होता है। पहला है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और दूसरा है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जितना परसेंटेज काम हुआ रहता है, जिस स्लैब तक का काम हुआ है उस परसेंटेज के हिसाब से बिल्डर को पेमेंट जाती है। और दूसरा मूव इन प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी रेडी है तो वहाँ पे 100% पैसा एक साथ जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग यूज़ किया जाता है पेमेंट प्लान। अभी यहाँ अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 10-70-10-10 का स्कीम फॉलो की जाती है। 10% आपको पे करना होता है, देन 70% बैंक पे करता है। आफ्टर 70% आपको नेक्स्ट 10% पे करना होता है और उसके बाद लास्ट 10% बैंक पे करता है। अदर देन दैट, अगर आप रेडी टू मूव इन में जा रहे हैं तो यहाँ पर 85-50-15% या 80-20 का ऐसा रेशियो फॉलो किया जाएगा बैंक का और आपका पेमेंट्स को लेकर के। फोर्थ पॉइंट, ईएमआई अमाउंट। नाउ डिसबर्समेंट के बाद जैसा डिसबर्समेंट आपका हुआ होता है उसी के साथ नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई चालू हो जाती है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जहां आपका डिसबर्समेंट पार्ट बाय पार्ट होता है तो आपकी ईएमआई भी धीरे धीरे करके बढ़ती है। वहीं अगर हम रेडी मूव इन प्रॉपर्टी देखते हैं तो वहाँ डिसबर्समेंट फुल हो जाता है, तो वहाँ पर पूरे अमाउंट के ऊपर नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई चालू हो जाती है। पांचवा पॉइंट, आप में से बहुत से लोग होम लोन टैक्स बेनिफिट के हिसाब से भी लेते हैं या उसको कंसिडर करके लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टिल पोजीशन आप इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। टिल पोजीशन अगर आपको कंसिडर करना है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ले सकते हैं, बट एज ए न्यू होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज बहुत कम होता है और इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। आफ्टर पोजीशन जो भी इंटरेस्ट पार्ट बना होता है टिल पोजीशन तक का, वो आप अगले 5 सालों में पार्ट बाय पार्ट करके क्लेम कर सकते हैं। 6th पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पेमेंट के बारे में है। पार्ट पेमेंट क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। पार्ट पेमेंट का मतलब होता है एक अमाउंट जो कि आपके ईएमआई के बराबर या उससे ज़्यादा है, बट ईएमआई के अलावा आपने बैंक को दिया है तो उसको हम पार्ट पेमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। लोन लेने के बाद बैंकिंग में ऐसा कहा जाता है कि अगर एज ए कंज्यूमर आप साल में एक ईएमआई के बराबर का अमाउंट पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ, बिकॉज आपके लोन को वो जल्द से जल्द ख़त्म करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि पार्ट पेमेंट का पूरा अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होता है। सो मान लीजिए आपका होम लोन अमाउंट अभी 10 लाख रुपए बचा हुआ है और आप 50,000 रुपये की ईएमआई भरते हैं, तो 50,000 रुपये की ईएमआई में मात्र 10,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल में जा रहा होगा और 40,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पार्ट में जाता होगा। लेकिन अगर आप यही 50,000 का पार्ट पेमेंट करेंगे तो ये 50 का 50 टोटल प्रिंसिपल में से माइनस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है और मैं 50,000 की ईएमआई भरता हूँ तो मेरे आउटस्टैंडिंग बचेगा 9,90,000 रुपये। लेकिन मैं 50,000 का पार्ट पेमेंट करता हूँ तो मेरा आउटस्टैंडिंग बचता है 9,50,000 रुपये। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप साल में कम से कम 1 से 2
EMI के बराबर का पार्ट पेमेंट साल दर साल जरूर करें। पार्ट पेमेंट बैंक्स जनरली आपको पोजीशन या फुल डिसबर्समेंट होने के बाद ही अलाउ करते हैं। उसका रीज़न है, अगर आपको पार्ट पेमेंट ही करना है तो आप उस अमाउंट को डायरेक्टली बिल्डर को पे करके उतना अमाउंट आपका कम डिसबर्स होगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक दिन का भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सो इसीलिए बैंक्स आपको पार्ट पेमेंट की सुविधा फुल डिसबर्समेंट या पोजीशन के बाद से स्टार्ट करते हैं। 7वां पॉइंट, होम लोन के रेट्स का बढ़ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आज की डेट में आप जब भी होम लोन लेते हैं वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो क्वार्टरली या ईयरली या 6 मंथली के साथ जो है चेंजेस आते रहते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, जबकि वही बैंक नए कस्टमर्स को कम रेट में लोन ऑफर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए मेरा होम लोन का रेट आज की डेट में 7.5% चल रहा है, बट मुझे पता है कि नए कस्टमर्स को 6.70 पे यही होम लोन रेट ऑफर किया जा रहा है। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो कन्वर्जन बोलते हैं जिसको, हम बैंक में जा कर के कन्वर्जन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए बैंक हमसे एक अमाउंट चार्ज करेगी और अगर हम वो अमाउंट पे करने को रेडी होते हैं तो वो हमें न्यू कस्टमर का रेट दे देते हैं। बट वो रेट सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद वापस वो चेंज होना चालू हो जाता है। दूसरा, अगर बैंक इस चीज़ को डिनाई करता है या आप बैंक की सर्विसेज को लेकर के खुश नहीं हैं तो आप अपना बैंक चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे बैंक से आप अपने लोन को दूसरे बैंक में शिफ्ट करके भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इन 2 तरीकों से आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस तरह की आने वाली आगे की और वीडियो के बारे में जानने के लिए आप बेल आइकन को दबा करके उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।